वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर केएलडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम यहाँ पर जो है लेखपाल के सेकंड सीरीज के बाद शुरू किए हैं, जो ग्रामीण विकास का सेकंड क्वेश्चन था, खंड 2 ग्रामीण प्रशासन का ऐतिहासिक विकास। ये ऐतिहासिक विकास इसका कहाँ से है, तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहाँ से स्टार्ट था? देखिए, प्राचीन काल में जो ग्रामीण प्रशासन था ये कहाँ से उठकर आया है? ये उठकर आया है वैदिक काल से। वैदिक काल में ही ग्राम व्यवस्था थी। सबसे पहले इसका उल्लेख भी वैदिक साहित्य में ही ग्राम शब्द से मिलता है। अब इसका देखिए प्रशासनिक संरचना क्या थी। ये पहले जो है जब आर्य लोग थे, वैदिक, आपको पता है वैदिक काल किसकी थी? आर्य लोगों की थी। और जो आर्य लोग थे, आर्य लोगों की जो प्रशासनिक संरचना किसमें बटी हुई थी? 5 चीजों में। सबसे पहले क्या था? परिवार था, फिर क्या था? ग्राम था, फिर क्या था? देश था, फिर क्या था? जन था, और जन के बाद फिर क्या था? राष्ट्र था। तो परिवार के जो अध्यक्ष होते थे वो कुलक होते थे, ग्राम के जो अध्यक्ष होते थे वो ब्राह्मणी होते थे, विश्व के अध्यक्ष जो होते विश्वपति, जन के जनपति, राष्ट्र के राजा होते थे। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं, जो ब्राह्मणी क्या होता है, गांव का मुखिया को ब्राह्मणी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब ब्राह्मणी का कार्य कर्तव्य क्या है आपको भी पता है। जो आज के प्रधान का काम कर्तव्य है गाँव की सुरक्षा करना, गाँव के लिए मुख्य उपयोगी योजनाएं बनाना, गाँव के न्याय व्यवस्था दिखाना, प्रशासन करना, प्रतिनिधित्व करना, इन सब चीजों का काम ब्राह्मणी यानी प्रधान को आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक बोल लीजिए या फिर ग्राम समाज के जो एक सामाजिक नेता है, मतलब जो अध्ययन करने वाले, ये डॉक्टर जयसवाल, ये इन्होंने बताया जो ग्रामीण गांव का नेता होता था वह राज्याभिषेक जो समारोह होता था उसमें गांव के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेता था। ये कौन बताया? डॉक्टर जयसवाल के अनुसार। फिर यहीं पर एक नियुक्ति का तरीका है। नियुक्ति का तरीका कैसे होता? तो सामान्य रूप से ये बोला जाता है कि राजा जिसको नियुक्त करते थे वही, मतलब राजा के द्वारा जो नामित व्यक्ति होता था वही ब्राह्मणी होता था। बट एक वैज्ञानिक है, प्रोफेसर मैकडोनाल्ड, इनके अनुसार ये होता था कि वो नियुक्त भी हो सकता था, निर्वाचित भी हो सकता था, और यहाँ तक चीजों पर वंशानुगत भी होता था। ये इनकी चीजें थे। अब हम यहाँ देखने आ रहे हैं मनुस्मृति में ग्राम प्रशासन, ये क्या चीज है। अब चलिए देखते हैं मनुस्मृति में ग्राम प्रशासन को कैसे मानते हैं। देखिए, मनुस्मृति में जो ग्राम प्रशासन है इसको देखा जाता है गांव की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई माना गया है। अब इसमें क्या है? देखिए, प्रमुख अधिकारी और उनके पद, इनको देखते हैं। देखिए, ग्रामीण जो होता है ये तो आपको पता चल गया, गांव का अधिकारी। 10 गांव का प्रधान होता था, विस्पति 20 गांव का प्रधान, सतग्रामपति 100 गांव का मुखिया। ये चीज हो गई। अब यहाँ देखिए कि क्या होता है। उस समय जो ग्राम सभाएं और समितियां था उनका आपस में विशेष महत्व था। राज्य के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने इन सभाओं के प्रस्ताव को राजा स्वीकार नहीं कर सकता था। ठीक है, उस समय की जो ग्राम संस्कृति होती थी। अब यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले प्राचीन काल की अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं भी देखते हैं। देखिए, संसद। संसद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अगर पूछा तो संसद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। अब जो उसमें समिति थी, सभा और समिति थी, तो उसमें जो समिति रहती थी, समिति का कार्य क्या होता था, ये चीज यहाँ से देख लीजिए। जो राजा था, राजा का चुनाव का कार्य करना समिति रहता था। अब जो समिति बनती थी उसके मुखिया को हम क्या बोलते थे? ईसान कहते थे। ठीक है, ये चीजें आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा, या फिर कहीं अपने एक जो नोट्स बना रहे हैं वहां पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ग्राम सभा को देखते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? प्रत्येक ग्राम सभा अपना विधान स्वयं बनाती थी। ग्राम सभा अपना विधान तो अपना कानून स्वयं बनाती थी। ठीक है, इसमें संशोधन नहीं करती थी, जैसे कि आज में संशोधन करते आए हैं वैसे तब भी संशोधन प्रक्रिया रहती थी। अब हम चलते हैं शब्द पे और उनका कार्यकाल। चलते ग्राम जो होता है वो वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ग्राम का। ब्राह्मणी जो होता है ये ग्राम प्रशासन अधिकारी होता था। गोप जो था वो हलबंदी का कार्य करता था। अब हम यहाँ चल आते हैं, यहाँ पे देखिए गोलमुख क्या होता है। गोलमुख जो होता है वो ग्रामीण प्रशासक होता था। ग्रामपति या फिर महत्तर ये क्या होता है? ये ग्राम प्रशासन होता था। ठीक है, पटवारी ग्राम प्रधान का सहयोगी को हम पटवारी बोलते थे। उर जो है ये दक्षिण भारत में लोगों की संस्था को वो बोलते थे। मौजा क्या होता था? गांव का शहर होता था। तो आपको समझ में आ गया। उर उर मौजा। पटवारी क्या होता था? ग्राम महत्तर ग्राम प्रशासन, गोलमी ग्रामीण प्रशासन, और एक हदबद्दी गोप ग्राम प्रशासन अधिकारी, ये चीज होती थी। अब हम यहाँ पर आते हैं मध्यकाल में। ठीक है, मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल में ग्रामीण प्रशासन ये क्या होती थी? अब देखिए, मध्यकालीन में जो ग्राम प्रशासन का ढांचा था वो 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। पटवारी होते थे, चौधरी होते थे,
और मुकदम होते थे। मुकदम प्रशासन होते थे। चौधरी जो होते पंचों की सहायता से वाद विवाद निपटाने वाले होते थे। पटवारी राजस्व संग्रह करता होते थे। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं मुगल काल में ग्राम प्रशासन और में बड़े बदलाव आए और जमींदारी और जागीरदारी प्रथा इसमें दिखती है। ठीक है, क्या होता है अब यहाँ देखिए। इस काल में जमींदारी, अब ये देख लीजिएगा, मुगल जब आए तो ही जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का विकास हुआ। ठीक है, समृद्ध किसान या तो स्वयं कर लेकर या अपने एजेंटों से कर वसूल कर ग्रामीणों पर नियंत्रण करता था। इस व्यवस्था के कारण ग्राम पंचायतों का पतन हुआ। ये भी देख लीजिएगा, ये भी पूछ लीजिएगा कि किस व्यवस्था के कारण ग्राम पंचायतों का पतन हुआ, तो यही जो जमींदारी और जागीरदारी प्रथा है इनकी वजह से जो है इसका पतन हुआ। मुगल काल में जमींदारी और जागीर प्रथा के विकास से ग्राम पंचायतों का पतन हुआ। ये चीज आप ध्यान नोट करने वाली चीजें हैं। ये चीजें नोट करने वाली चीजें, किस कहाँ से पतन शुरू हुआ, मुगल जहाँ से वहां से पतन शुरू हुआ। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो दक्षिण भारत में जो ग्राम समाज की सुदृढ़ और शानदार संस्कृति मिलती है, देखिए अभी हमने बताया पूर्व सामान्य ग्रामीणों का जो संगठन होते हैं उसको पूर्व बोलते थे। महासभा, महासभा ये ब्राह्मणों का संगठन होता था, उसको महासभा बोलते थे। नाडु जो होती थी वो ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र होता था। ठीक है, ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र होता था क्या, नाडु। अब हम यहाँ आते हैं, अब ये सब कहाँ गए थे, दक्षिण भारत में। अब यहाँ देखिए शिवाजी के काल में प्रशासन कैसा होता था। हिंदू राजाओं के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जो शासन विकसित बना रहा वो कैसे था, देखिए तो शिवाजी के शासन काल में व्यवस्था प्राप्त सुधार हुआ। अष्टप्रधान शिवाजी की योजना थी और इस काल में पाटिल, पाटिल क्या थे, ये ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था। अब यहाँ देख लीजिएगा पाटिल किसके समय में कार्य करते थे, शिवाजी के समय। ठीक है, पाटिल किसके समय में कार्य करते थे, शिवाजी के समय में। और ये क्या क्या काम करते थे, ये ग्राम प्रधान की तरह कार्य करते थे। फिर आ जाते हैं कुलकर्णी, रिकॉर्ड रखने वाले को कुलकर्णी बोलते थे। अब हम आ जाते हैं प्रारंभिक ब्रिटिश काल। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन स्थापन के साथ ही प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी थी। जैसे ही वो प्रारंभिक ब्रिटिश काल आया तो यहाँ से ये चीजें समाप्त हो गई थी। अब आइए देखिए पाटिल कहाँ थे, शिवाजी के काल में थे पाटिल। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए बदलाव कैसे कैसे हो रहा है इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ, भारत की लोकप्रिय संस्थाओं की सभी शक्तियां गवर्नर जनरल और ब्रिटिश संसद के हाथों में केंद्रित हो गई। अब जो लोकप्रिय शक्तियां संस्थाएं थी वो सभी सीधे सीधे ब्रिटिश हाथों में चली गई। ग्राम पंचायतों की शक्तियां छीन गई। केंद्र स्त्री शासन पर कार्यभार बढ़ाने के कारण स्थानीय स्वशासन और आवश्यकता महसूस हो गई। सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखिए कौन से स्थान थे, 1793 स्थानीय स्वशासन ऐसे ग्राम होता है। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड प्रस्तुत किया। ठीक, यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई जो स्थानीय विकेंद्रीकरण से मिलती जुलती थी। ये चीजें थी। अब यहाँ देखिए 1822 ईस्वी में लॉर्ड रिपन, ठीक है 1822 ईस्वी में लॉर्ड रिपन तो अस्थायी स्वशासन प्रणाली की उन्होंने शुरुआत की। लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है और ये कब आए थे, 1882 में। ग्रामीण संस्थानों को लाभपात्र ढांचा प्रदान किया। 1870 में लॉर्ड मेयो थे जिन्होंने स्थानीय संस्थान का उल्लेख जिला स्तर पर हुआ। ये 1870 में लॉर्ड मेयो थे। 1919 में जो स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार यानी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया, इसको माउंटेन्यू चेकपोर्ट सुधार बोला जाता है। अब ये देखिए कहाँ कहाँ किसके किसके समय में क्या क्या हुआ, ये चीजें यहाँ पर आप देखिए। स्थानीय स्वशासन और 1880 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत यहाँ से हुई और इस पर विस्तृत अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कॉर्नवालिस के समय में, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड मेयो ने स्थानीय संस्थाओं का उद्भव जिला स्तर पर किया। ये 1870 में माउंटेन्यू चेकपोर्ट ने इसको क्या किया, प्रांतों के अधिकार के क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया और स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थापित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं 1919 के ट्रांसपोर्ट सुधार हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि ब्रिटिश शासक के शोषणकारी नीति, भू राजस्व प्रणाली। ठीक,
ये कैसे हुआ? देखिए, अंग्रेजों ने 3 मुख्य भू राजस्व प्रणालियां लागू की। कौन कौन से? अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया और किसानों से मनमाना किराया वसूली किया। भैया, जो अस्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके समय से हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अब आप देखते रहिएगा, अभी हम आपको आगे इसको डिटेल में जानकारी भी देंगे कि किसके काल में क्या क्या शुरू हुआ, कहाँ से क्या क्या चीजें हैं। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ये अस्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया, सारी लॉर्ड रिपन का नाम है, वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सॉरी, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस चीज को शुरू किया। और ये देखिए, अस्थायी बंदोबस्त शुरू कहाँ से हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त जो है ये है बंगाल, बिहार और उड़ीसा और वाराणसी में इसको लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। देखिए, अस्थायी मालिक, और ये किसानों से मनमाना किराया वसूलने लगे। अब आ जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में इस चीज को लागू किया गया। ये चीजें हुई। अब आ जाता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी क्या थी? ठीक है, ये सीधे किसान से कर वसूलते थे और कर की दरें बहुत महंगी होती थी। अब ये किसको लागू किया था? तो इसको 1820 में थॉमस मॉरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रोड द्वारा शुरू किया गया था। रैयत का अर्थ क्या होता था? किसान। ये देखिए, ये कहा था जमींदारों से और रैयत वाला किसान था, तो रैयत का अर्थ किसान होता है। ठीक है, कर की दरें बहुत अधिक थी। कौन था? थॉमस मॉरो और अलेक्जेंडर रीड इस चीज को शुरू किया था। और ये कहाँ पर ये थी? मद्रास, बम्बई, असम और पूर्व के कुछ हिस्सों में इसको लागू की गई थी। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाती है महालवाड़ी। क्या आ जाती है? महालवाड़ी। महालवाड़ी, महालवाड़ी। और इस ये क्या है? गांव समूह से कर वसूली। ठीक है, ये महाल, देखिए रैयत का अर्थ अगर किसान है तो महाल का अर्थ गांव का समूह था। तो इसमें जो गांव के समूह थे उनसे जो कर वसूला जाता था ये सामूहिक जिम्मेदारी का बोझ हो जाता था। ठीक, ये सामूहिक जिम्मेदारी का बोझ हो जाता था। ये इसको किसने शुरू किया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में स्टार्ट हुई थी और आर्ट मैकेंजी के द्वारा इसको शुरू हुई थी। ठीक है, ये थॉमस मोरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग महालवाड़ी और ये हार्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी को लिया। इसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ राजस्व संग्रह करने के ही मेरा उद्देश्य था और इससे किसानों का कोई भी लाभ नहीं था। अब हम आगे आ जाते हैं किसानों पर गहरा बोझ। किसानों को 3 तरह से कर का सामना करना पड़ रहा था: सरकार, भारी कर, जमींदारी, मनमाना किराया। अस्थायी बंदोबस्त के तहत साहूकार ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज, ये चीजें थी। ठीक है, अब अनुपस्थित जमींदारी। कई जमींदार शहरों में रहते थे और ग्रामीण जीवन में कृषि सुधारों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। ये अनुपस्थित जमींदार कहलाते। अब यहाँ देखिए, कृषि का व्यवसायीकरण। किसानों को अफीम, कपास, नील जैसे नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था और ये फसलें यूरोपीय बाजार में अधिक बिकती थी। इससे खाद्य सुरक्षा की समस्या पैदा हुई। अकाल के समय स्थिति खराब हो गई। ऋणग्रस्तता और अकाल, जब उच्च राजस्व की मांगों के कारण किसान सरकार को कर्ज लेने पर मजबूर किया गया। ऋण का चक्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण बना। कुप्रबंधन और शोषणकारी नीतियों के कारण बार बार भीषण अकाल पड़े, लाखों लोग अकाल मारे गए। स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण विकास योजना, प्रमुख प्रयोग और परियोजना। 1700 पहले कुछ अग्रणी व्यक्ति तथा संस्थाओं ने ग्रामीण विकास का प्रयोग शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं कौन कौन से लोग क्या क्या शुरू हुए थे और ग्रामीण विकास के लिए। ये देखते हैं कि शांति निकेतन शुरू किया था गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1914 में। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर, ये 1914 से 1918 में त्रावणकोर केरल में शुरू किया गया था। गुरुगांव प्रोजेक्ट 1920 में एफ.ए. ब्रायन के द्वारा शुरू हुआ था और मार्टेंडम प्रोजेक्ट जो था वो 1921 में डॉक्टर स्पेंसर एच के द्वारा शुरू किया गया था। अब हम यहाँ देखते हैं बड़ौदा परियोजना क्या थी। 1932 में बीटी कृष्णाचारी के द्वारा बड़ौदा परियोजना शुरू हुई थी। ठीक है, सेवाग्राम योजना 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंस है। और एक इम्पोर्टेंस शांति निकेतन वाला जो 1954 में टैगोर के द्वारा शुरू हुआ था।
अब ये गुड़गांव ब्रायन के द्वारा, मार्टिन प्रोजेक्ट एच के द्वारा शुरू किया गया था। और ये देखिए इंडियन विलेज सर्विस, इस चीज को जो जो 1945 में आर्थर टी मेसन व बी एन गुप्ता के द्वारा शुरू किया गया था। नीलो खेली परियोजना 1948 में एस्ते डे के द्वारा शुरू की था। इटावा परियोजना 1948 में अल्बर्ट मायर के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो बीटी कृष्णाचारी बड़ौदा परियोजना, ये जो यहाँ भारत के लोग शुरू किए थे, ये चीजें सारी चीजें थी। अब देखिए इन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण ये क्या था और क्या ये थे, इन चीजों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, शांति निकेतन, ठीक है, 1914 में बनी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में ग्रामीण पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया और उन्होंने शिक्षा और ग्रामीण विकास को जोड़ा। गुड़गांव प्रोजेक्ट ये ब्रायन के द्वारा शुरू किया गया था। एल ब्रायन ने गुड़गांव जो अब हरियाणा है ग्रामीण विकास का कार्य किया। यह भारत का महत्वपूर्ण प्रयोग था। और मार्केंडम प्रोजेक्ट जो स्पेंसर हैच ने केरल में मार्केंडम परियोजना शुरू की, यह दक्षिण भारत से ग्रामीण विकास का मॉडल था। सेवाग्राम योजना, ये महात्मा गांधी ने वहाँ के पास सेवाग्राम की स्थापना की और यहाँ गांधी जी स्वराज इसके सपने का प्रयोगशाला था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, और आगे अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कंटेंट पसंद आया हो, कंटेंट का तो हम सिर्फ जो अलर्ट को देते हैं भाई, वही का कंटेंट है, मेरा खुद का कंटेंट नहीं है, बस इस चीज को हम एक डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वीडियो जो भी हो देखने के लिए आप धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।